हिंदी की क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आइए सामान्य हिंदी में हम लोग सर्वप्रथम वर्णमाला चैप्टर से प्रारंभ करते हैं। वर्णमाला टॉपिक का नाम है वर्णमाला। सर्वप्रथम वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्णमाला की परिभाषा इसकी परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सवाल यहाँ से डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और जो दूसरा सवाल इससे बनता है कि कुल वर्णों की संख्या क्या है? कुल वर्णों की संख्या दूसरा प्रश्न यही बन जाता है वर्णमाला से कि कुल वर्णों की संख्या। तो कुल वर्णों की संख्या अगर पूछे तो टोटल जो है कुल वर्णों की संख्या 52 है, 52। और इसमें जो अगला प्रश्न बनता है कि वर्ण भेद यानी वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण भेद तो वर्ण दो प्रकार के हैं, इसके दो भेद हैं। वर्ण के दो भेद हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर व्यंजन। और इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि जो कुल 52 वर्ण हैं उसमें लिंग के आधार पे कितने स्त्रीलिंग में हैं और कितने पुल्लिंग में हैं? तो वर्ण इसमें पुल्लिंग के आधार पे पुल्लिंग में टोटल 52 में से 49 वर्ण आएंगे और स्त्रीलिंग में सिर्फ 3 वर्ण आते हैं। स्त्रीलिंग में केवल 3 वर्ण आते हैं और वो 3 वर्ण कौन कौन से हैं? ई, बड़ी और री। ये 3 वर्ण इसमें आते हैं स्त्रीलिंग में और बाकी जो है पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। आगे वर्णमाला में जो सवाल बनता है, जैसे अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि स्वर की डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो परिभाषा होगी, परिभाषा है बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। यानी जो स्वर की डिफिनीशन है, बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। और दूसरा प्रश्न यह है स्वरों की संख्या
तो स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। कौन कौन से हैं? आ, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, और री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है 11 स्वर हैं। इनकी मात्रा कैसे लिखी जाती है? यानी मात्रा के आधार पर अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा की कुल संख्या 10 होती है। और प्रश्न सवाल ये बन जाता है कि किस स्वर का मात्रा नहीं होती है, यानी इस 11 स्वर में कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है। तो ये जो हमारा छोटा है इसकी मात्रा नहीं होती है। यहाँ से मात्राएं प्रारंभ होती हैं। बड़ा का मात्रा इस तरीके से यानी स्वर का, फिर उसके बाद मात्राएं इस तरीके से छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और इसी में जो है री और ए, ऐ, ओ, औ। तो मात्राओं को अगर काउंट करेंगे तो इनकी संख्या 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनकी संख्या कितनी हो गई? 10। आगे अब स्वर के भेद, इसमें जो अगला प्रश्न बनेगा वो स्वर के भेद। तो स्वर के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। एक है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर। और एक है कुल स्वर। ये 3 स्वर हैं स्वर के भेद में। तो इसके बाद जो है जो पढ़ा जाता है, जैसे उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर, इसके 6 भेद हैं। एक है कंठ, एक है ताल, एक है मूर्धा, एक है दंत और एक है ओष्ठ। और एक है कंठ तालव्य और एक है कंठ ओष्ठ। इसमें कंठ में जो आता है वो हमारा आ आता है और बड़ा आ आता है, और ताल में हमारा ई आता है और बड़ी ई आता है, और मूर्धा में हमारा केवल री होता है, और दंत में कोई नहीं होता है, दंत में कोई स्वर नहीं होता है। इसलिए ये उच्चारण आधार के भेद पे काम नहीं किया जाता है। और अगला जो ओष्ठ है उसमें ऊ बड़ा ऊ आता है, और कंठ तालव्य में ए और ऐ आता है, और जो अंतिम है वो है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ इसमें जो है ओ और औ आता है, ओ और औ आता है। ये आपने देखा स्वर में स्वर की डिफिनीशन, बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या अगर पूछता है तो स्वरों की संख्या 11 होता है। और अगर मात्रा के आधार पर देखा जाए तो इनकी कुल संख्या 10 है। और स्वर के भेद में ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत
और उच्चारण के आधार पे जो स्वर हैं वो आपके कंठ, ताल, मूर्धा, दंत नहीं है इसमें, ओष्ठ, कंठ, तालव्य और कंठोष्ठ। हरस्व स्वर में जो आता है वो आपका आता है आ, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और रे। ये हरस्व स्वर को मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। और दीर्घ स्वर जो है वो इसी से बना है, आ प्लस आ से बड़ा और ई प्लस ई से बड़ी ई और ऊ प्लस ऊ से बड़ा ऊ और री प्लस री से जो है वो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। और जो प्लुत स्वर है वो ओम है। प्लुत स्वर क्या है? ओम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके आगे से। चलिए स्वर में हम आगे से इसकी पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर में। जैसे एक हमने पार्ट पढ़ा हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा जो है प्लुत स्वर। तो इनके जो स्वर हैं वो छोटा, छोटी, छोटा ऊ और इसमें री। दीर्घ स्वर में यही बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और इसमें जो है री, बड़ी री नहीं आता है, वो संस्कृत में है और इसका जो है ओम है। इसके बाद जो स्वर का वर्गीकरण है वो जीभ के आधार पे, जीभ के आधार पे यानी जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण या स्वर का वर्गीकरण। तो जिह्वा के आधार पे जो स्वर का वर्गीकरण है वो 3 है, यानी इसके 3 भेद हैं। एक है अग्रस्वर और एक है पश्च स्वर, एक है मध्य स्वर, यानी इसके 3 स्वर हैं। 3 भेद। जब भी कभी ये प्रश्न पूछे कि जिह्वा के आधार पे या जीभ के आधार पे स्वर के कितने भेद हैं तो आप बताएंगे 3 भेद हैं। तीसरा है पश्च स्वर। देखिए ये याद करना बहुत कठिन है, लेकिन ये सिंपल फार्मूले में याद हो जाएगा। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, अगर उसको यम बनवाया जाए तो इस तरीके से यम बनाएगा। जब वो सीखता है तो इसी तरीके से यम बनाने का प्रयास करता है। तो हम पहले इस बिंदु पे जो है छोटा रखते हैं। मध्य स्वर को हम केंद्रीय स्वर के नाम से भी जानते हैं और पश्च स्वर में हम बड़ा रखते हैं। इनके हर एक बिंदुओं पे हम रखते चले जाएंगे। उसके बाद जिसका नंबर आए 2-2 को रखते जाएं, 2-2 स्वर को रखते जाएं। फिर यहाँ इस बिंदु पे रखना है ऊ, बड़ा ऊ, और फिर इस बिंदु पे रखना है ए और ए, और फिर इसके बाद इस लास्ट बिंदु पे रखना है ओ और औ। तो देखेंगे इसमें कि आपको इस फार्मूले से याद नहीं करना होगा, ये 3 बिंदु पे रख दिया गया है। इसी फार्मूले से इसको याद कर लेना है, ये आपका भूलेगा नहीं। अगला जो पार्ट है वो है ओष्ठ प्रयोग के आधार पे स्वर का वर्गीकरण। अगला है ओष्ठ
प्रयोग के आधार पे पोस्ट प्रयोग के आधार पर स्वर, तो पोस्ट प्रयोग के आधार पे इसके दो भेद हैं, इसके दो भेद हैं। एक है वर्तुलाकार और एक है अर्धवर्तुलाकार। एक है वर्तुलाकार, एक है अर्धवर्तुलाकार। ये इसके दो भेद हैं। कौन कौन स्वर इसमें आते हैं? वर्तुलाकार में आपका आता है ऊ, बड़ा ओ, और ये वर्तुलाकार में आता है। और जो इसमें जो है आपका ई, बड़ी, और इसमें ए और ए, ये इसमें आपका जो छोटा है और बड़ा है उसका कोई सीन नहीं है वर्तुलाकार और अर्धवर्तुलाकार में। आगे जो बात है मुख विवर के आधार पे स्वर का वर्गीकरण। अगला जो स्टेप है स्वर में मुख विवर के आधार पे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मुख विवर के आधार पे स्वर का वर्गीकरण। किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कोई सवाल नहीं आते हैं। मुख विवर के आधार पे मुख विवर के आधार पर स्वर, तो इसके चार भेद हैं। मुख विवर की अगर हम बात करें तो इसके चार भेद हैं। एक है विपरीत, विपरीत, और एक है अर्धविपरीत, अर्धविपरीत, और एक है अर्धसम्मिलित, अर्धसम्मिलित, और एक है सम्मिलित। ये चार भेद हैं इसके। तो पहले में जो विपरीत में लिखा जाएगा यानी जो स्वर आएगा, और अर्धसम्मिलित में, और अर्धविपरीत में, और सम्मिलित में। तो हम अगर बात करें तो इसमें आपके जो स्वर आएंगे वो मुख विवर के आधार पे, तो विपरीत में हमारा बड़ा आ आता है, विपरीत में बड़ा, और अर्धविपरीत में ऐ और औ आता है, और अर्धसम्मिलित में हमारा ए आता है और ओ आता है, और इसी में छोटा आ आता है, और जो बचा है वो इसमें आ जाता है ई, उ, इसमें आ जाता है ये। तो ये मुख विवर के आधार पे जो आपके वर्गीकरण है स्वर के, वो विपरीत है, अर्धविपरीत है, अर्धसम्मिलित है और सम्मिलित है। आगे इसमें मैक्सिमम स्वरों से जो प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न छूट रहा है, वो ये है कि जो अयोगवाह, अयोगवाह, ये अयोगवाह संख्या 2 है। एक अयोगवाह ये है और एक अयोगवाह ये है। इसका नाम है अनुस्वार और इसका नाम है विसर्ग। इसको किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह कहा है इन दोनों। और अयोगवाह का मतलब ये है कि जैसे किसी भी मूल शब्द में अगर उसके पहले छोटा आता है तो उसका मतलब ना होता है, यानी बिना जुड़े वहन करना। ये क्या करते हैं, ये
बिना जुड़े वहन करते हैं। और जैसे अगर बात करें तो हम अगर का को तोड़ेंगे तो ये हमारा का प्लस आ आता है, तो इसके साथ ही ये वहन करता है स्वर। लेकिन अगर अयोगवाह है तो उसके साथ बिना जुड़े ही क्या करता है, वहन करता है, इसलिए इसको अयोगवाह कहा गया है। आगे इसमें नेक्स्ट व्यंजन के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। स्वर के विषय में जो लगभग सवाल थे वो आपके इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जो स्वर का जितने भी सवाल थे वो टच कर लिए गए हैं। अब हम लोग व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। वर्णमाला के दो भेद हैं, एक स्वर है एक व्यंजन है। तो स्वर का लगभग जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल टच कर लिए गए हैं। अब व्यंजन की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम व्यंजन की डिफिनीशन क्या है? व्यंजन की डिफिनीशन ये है कि स्वरों की सहायता से, यानी इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को, बोले जाने वाले वर्ड को, बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की अगर मूल संख्या की बात करें, व्यंजन की मूल संख्या की अगर बात करें तो टोटल जो है 37 होती है। और व्यंजन की कुल संख्या अगर बात करें तो कुल संख्या तो 39 होती है, 39 होती है। कैसे वो देखते हैं। और व्यंजन की अगर भेद की बात करें, व्यंजन के भेद की, तो इनके 3 भेद हैं। एक है भेद 3 है। पहला है इसमें स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये इसके बाद और भी हैं, लेकिन अगर हम स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात करें तो 25। कैसे है ये? और अंतस्थ व्यंजन की संख्या की बात करें तो 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या की बात करें तो 4। इनको अगर काउंट करेंगे तो हमारे कितने आएंगे? 25, 4, 29, 4, 33। ये मूल व्यंजन होंगे, ये जो मूल व्यंजन कहे जाते हैं, ये जो मूल व्यंजन कहे जाते हैं, ये आपके 33 हो गए। और इसके बाद जो द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन की संख्या जो है 2 है। द्विगुण व्यंजन की संख्या क्या है? 2। इसी द्विगुण व्यंजन को नवीन व्यंजन भी कहते हैं, यानी नवीन वर्ड भी कहते हैं, और आधुनिक वर्ड भी कहा जाता है। आगे इसी में संयुक्त व्यंजन भी है। देखिए अगर वर्ड व्यंजन की भेद पूछेगा तो 3 हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। लेकिन पढ़ने के लिए हम लोग द्विगुण व्यंजन को भी पढ़ते हैं और संयुक्त व्यंजन को भी पढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन को भी पढ़ते हैं। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या क्या है? 2। संयुक्त व्यंजन की संख्या क्या है? 4। अगर हम इनको काउंट करें तो 25, 4, 29, 29, 4, 33, 2, 35,
4 39 की कुल संख्या निकल के आ जाती है। इसके आगे अब हम लोग एक एक चीजों को पढ़ेंगे। इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, कोश में कौन कौन से वर्ड आते हैं, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए व्यंजन में एक तो स्पर्श व्यंजन होता है, इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है और इसी को उदित व्यंजन भी कहा जाता है। और ये है कौन से, जैसे कंठ में का वर्ग है और ताल में चा वर्ग है और मूर्धा में टा वर्ग है और दंत में ता वर्ग है और ओष्ठ में पा वर्ग है। अगर इनकी संख्या अगर हम बात करें, काउंट करें, टोटल 25 है। एक वर्ग में जो है, अगर वर्ग की बात पूछता है, वर्गों की संख्या कितनी है, स्पर्श वर्ग कितने हैं, तो 5 हैं। लेकिन कुल स्पर्श वर्गों की संख्या अगर पूछता है तो आपके 25 हैं। इनको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। ये जो है इनकी संख्या कितनी है, टोटल 25 है। आगे जो अंतस्थ है, अंतस्थ इनकी संख्या टोटल 4 है। या र ल और व। और जो ऊष्म है उनकी भी संख्या 4 है। ऊष्म श श श और ह। देखिए इसको हम लोग इस सा को जो है ताल के नाम से जानते हैं। इस सा को ताल के नाम से यानी तालब के नाम से जानते हैं, उच्चारण के आधार पर। और इस सा को हम मूर्धन के नाम से जानते हैं यानी मूर्धन के नाम से जानते हैं। और इस सा को हम दंत के नाम से जानते हैं। इनका संयोग देखिए, अगर ये सा तालु है, ये सा मूर्धा है, ये सा दंत है, तो ये भी क्या है, तालु है। और ये भी क्या है, मूर्धा है। ये भी क्या है, दंत है। और जो ये हमारा बच रहा है ये दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ है। और ये जो हमारा हा बच रहा है ये काकल्य है। आगे जो इसमें अगला जो व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन की अगर संख्या की बात पूछेगा तो 4 कौन कौन से हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्रा। ये किनसे मिलके बने हैं, इनके 2 फॉर्मेट हैं। एक तो का के नीचे हलंत लगाते हैं, फिर सा के नीचे भी हलंत लगाते हैं और फिर उसके बाद इसका स्वर
निकल के आता है। इस फॉर्मेट में भी सवाल पूछ लेते हैं। और इसके बाद वाला जो फॉर्मेट है वो का हलन के बाद जो है ये स्वर को नहीं निकालते हैं, उस फॉर्मेट में भी सवाल पूछ लेते हैं। अगला इसमें ता हलन प्लस हलंतरा प्लस आ, और इसमें जो जा है जा प्लस या प्लस आ, यानी इस फॉर्मेट में भी सवाल पूछने लगे हैं। और अगला जो है जो संयुक्त व्यंजन है वो शा प्लस रा प्लस आ, ये तो व्यंजन की अगर हम बात करें, एक स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इसको संघर्षी ऊष्म संघर्षी के नाम से भी जानते हैं। ऊष्म व्यंजन को ऊष्म संघर्षी के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं। लेकिन सवाल जब पूछता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो सवाल बदल जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन में चा, छ, जा और झ। सवाल इस रूप में भी बन जाता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है, तो उसमें जो इसका पंचमाक्षर का इया है वो विकल्प में रख देता है और सवाल बना देता है। इसलिए इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे तो हम अब बात करते हैं श्वास के आधार पे, श्वास वायु के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। श्वास वायु के आधार पे व्यंजन के भेद। अगर ये प्रश्न पूछता है श्वास वायु के आधार पे व्यंजन के भेद, तो आप बताएंगे कि दो भेद हैं, दो भेद। एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। महाप्राण, अल्प प्राण का मतलब कम वायु लगे। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, कम वायु लगे। और महाप्राण का मतलब है कि अधिक वायु लगे। जो व्यंजन के वर्ड बोले जाते हैं उसमें अधिक वायु को लगना ही क्या है, महाप्राण है। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, अगर हम बात करें तो का वर्ग का, चाहे चा वर्ग हो, चाहे टा वर्ग हो, चाहे ता वर्ग हो, चाहे पा वर्ग हो, उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग आता है। यानी जो स्पर्श व्यंजन है और वर्गीय व्यंजन है उसका पहला, तीसरा और पांचवा क्या है, अल्प प्राण है। और इसके साथ जो हम अंतस्थ पढ़े हैं, अंतस्थ भी इसी में अल्प प्राण में आते हैं। और जो बच रहा है वो हमारा अल्प प्राण, महाप्राण में आता है, दूसरा और चौथा। चाहे इसको 24 के रूप में याद करें, चाहे 2-4 के रूप में याद करें, यानी जो स्पर्श व्यंजन है उसके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, ये जो पांचों वर्ग हैं उनसे पहले, तीसरे, पांचवें में अल्प प्राण और उसके साथ अंतस्थ जो दूसरा और चौथा है वो महाप्राण और इसके साथ ऊष्म भी आता है। इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं हम। जैसे हाथ की उंगली अगर हम बनाते हैं
1 2 3 4 5, 5 उंगलियां इस तरीके से तैयार हैं, 5 उंगलियां इस तरीके से तैयार हैं। और इसमें हम पहली उंगली में अल्प लिखते हैं और दूसरी उंगली में महा लिखते हैं और तीसरी में अल्प लिखते हैं और चौथी में भी हम महा लिखते हैं और पांचवी में अल्प लिखते हैं। इस तरीके से भी याद हो जाएगा। अगर हम का वर्ग का इसमें सीरियल से लिखते हैं का, खा, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ग हैं और इस तरीके से हैं। फिर इसको हम 2 रेखाओं में बांट लेते हैं, एक अल्प को एक महाप्राण को। अल्प में हमारा य, र, ल और व आ जाता है और महाप्राण में हमारा तीनों श और ह आ जाते हैं, यानी ऊष्म आ जाता है। ये आप हाथ की हथेलियों पे भी आप याद कर सकते हैं, इसको दोनों फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है नाद घोष के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। अंतिम जो सवाल इसमें बनता है वो नाद घोष के आधार पे स्वर का वर्गीकरण। सबसे पहले समझना यह है कि घोष होता क्या है, नाद होता क्या होता है। नाद का मतलब होता है गूंज। नाद का मतलब क्या होता है, गूंज। अगर हम बात करें नाद गूंज के आधार पे, नाद गूंज के आधार पे व्यंजन के भेद, तो इसके 2 भेद हैं, एक है अघोष और एक है सघोष। अघोष का मतलब है कि स्वर तंत्री में कंपन्नता ना हो, स्वर तंत्री में कंपन्नता ना हो। और सघोष का मतलब होता है स्वर तंत्री में कंपन्नता हो। और इसको सघोष को हम घोष के भी नाम से जानते हैं, इस सघोष को घोष के भी नाम से जानते हैं। इसमें अघोष में हमारा जो वर्ड आ जाएगा वो पहला, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा और प्लस तीनों सा। और सघोष या घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस उसका आ जाएगा हा और या, रा, ला, वा। ये इसमें प्लस सारे स्वर भी आते हैं, सघोष में सारे स्वर भी आते हैं, सारे स्वर यानी सभी जो 11 स्वर हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। इसको भी हाथ की हथेलियों पे याद कर सकते हैं, जैसे हमने अभी बनाया था ऐसे ही आप उंगलियों पे इसको भी याद कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 उंगलियां होती हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पहली उंगली और दूसरी उंगली और तीसरी, चौथी, पांचवी उंगली। तो ये हमारा पार्ट जो है हो जाएगा घोष और ये हमारा पार्ट जो है घोष या सघोष हो जाएगा, घोष या सघोष। इसको कैसे रखते हैं, किसी भी वर्ग का अगर हम पहला रख रहे हैं और दूसरा रख रहे हैं तो अघोष हो जाता है, तीसरा जैसे ही हम रखते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, घोष या सघोष हो जाता है। ये प्रक्रिया हम स्पर्श व्यंजन के सभी वर्गों के साथ करते हैं। उसके बाद इसको 2 शिरोरेखा में बांट लेते हैं। 2 शिरोरेखा में जब इसको बांट लेते हैं तो घोष में हमारा ये तीनों सा आ जाते हैं, तालव्य, मूर्धा और दंती सा। इनके नाम भी पूछते हैं, इसलिए बार बार इनका नाम जब भी ये प्रयोग में आए इनका नाम आप लेते रहें। ये तालु सा है, वो मूर्धा सा है और लास्ट
लेते हैं व्यंजन से, जैसे दंतोष्ठ पूछ लेते हैं डायरेक्ट, दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है, प्रकंपित वर्ण कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, इनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। तो उन पे भी चर्चा करते हैं 1 मिनट के लिए। जैसे प्रकंपित की बात करें, इसको लुंठित के नाम से भी जानते हैं, प्रकंपित या लुंठित, या इसको एक नाम से और जानते हैं, कंपन जात के नाम से जानते हैं। इनके 3 नाम हैं और ये अकेला वर्ण है, ठीक है। और पार्श्विक जो व्यंजन है वो ला है, पार्श्विक व्यंजन क्या है, ला। ये द्विगुण व्यंजन वहां पे बता दिया गया था। द्विगुण व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, द्विगुण व्यंजन को आधुनिक वर्ण या नवीन वर्ण के नाम से भी जानते हैं, डा और ढा। ये और अर्धस्वर इसी में पूछ लेता है, अर्धस्वर में जो व्यंजन आते हैं वो या और वा आता है। ये इनसे फुटकर में सवाल पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि अर्धस्वर में कौन कौन आता है, प्रकंपित में कौन आता है और पार्श्विक में कौन आता है और द्विगुण व्यंजन में कौन आता है। तो इस तरीके से वर्णमाला टॉपिक से मैक्सिमम जितने सवाल थे वो टच कर लिए गए हैं। ये क्लासेज आपको कैसे लगी ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग संधि के बारे में नेक्स्ट क्लास चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।